हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। असेसमेंट का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सी टेट में, एच टेट में खूब आता है। भाई पहले तो 3 शब्द बहुत परेशान करते हैं, वो होते हैं असेसमेंट, फॉर लर्निंग। ये कहलाता है अधिगम के लिए आंकलन, फ से फोर, फ से फीडबैक, जो कि होता है आपका प्रतिपुष्टि, यानी कि आप पढ़ाने के साथ साथ जो आप बोल देते थे हाँ ये ठीक है, तो ड्यूरिंग होता है। ये क्या होता है बेटा? ये आपका जो आप साथ की साथ देते हैं तो इट्स ड्यूरिंग। ठीक, तो ये कहलाता है फर्स्ट से फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आंकलन। एक होता है एसे यानी सम्मेटिव। सम क्या होता है? किसी चीजों को जमा कर देना, तो ये सम्मेटिव, सब चीजों को योग कर देना, तो ये योगात्मक आंकलन कहलाता है। ये अधिगम का आंकलन कहलाता है। जब आप पढ़ा चुके होते हो उसके बाद जो आप एनुअल एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन लेते हो, ठीक है, तो वो कहला आते हैं आपके एस्से के अंदर। तो ये आता है आफ्टर द लर्निंग हैज टेकन प्लेस, अधिगम हो जाने के बाद। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्व का आंकलन। जैसे कि मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और आपने साथ के साथ चख लिया और देख लिया ओह नमक डालना भूल गई, तो ये कहलाता है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, जैसे कि आप जो है एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपने अपनी गलतियों को देखा कि हाँ मैंने ये गलत किया है, उसका एनालिसिस जो कर रहे हैं, तो वो सेल्फ असेसमेंट है। एक होता है पीयर असेसमेंट, यानी कि जो आपका सहपाठी जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका असेसमेंट करता है कि तूने ये चीज सही की, ये गलत की। तो अधिगम के समान आंकलन को असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। इसमें 2 चीजें आती है, स्व आंकलन और सहपाठी आंकलन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद देखिए हमारी कुछ टर्म्स होती हैं। एक होता है आपका मापन। मापन में हम देखते हैं कि क्वांटिटी यानी मात्रात्मक, जैसे कि अगर मैं खड़ी हो जाऊं और अपना वजन नापूं और देखो अच्छा मेरा ये वेट आया है, तो वो है मापन। इसके बाद दूसरी टर्म होती है, वो होती है असेसमेंट। असेसमेंट में मान लीजिए मैं भी खड़े हो जाऊं, संजीव सर भी खड़े हो जाएं, सोनू सर भी खड़े हो जाएं वेइंग मशीन के ऊपर, और हम देखें कि भाई कौन सबसे मोटा है, कौन सबसे पतला है, तो वो कहलाएगा आपका असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर्ड डाटा। एक होता है भाई आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन मान लीजिए कि आपका फर्स्ट टर्म में स्कोर कितना था, सेकंड टर्म में आपका कितना स्कोर आया, कितना आप में इंप्रूवमेंट हुई है। मान लीजिए कि आप हमसे नहीं पढ़ते थे, पहले किसी और से पढ़ते थे, फिर हमसे जुड़े, जो आपकी पहली क्लास थी, और एंड में जब आप परीक्षा देने के बाद आपका जो परिणाम फल आएगा, जो सीडीपी में इंप्रूवमेंट है, तो भाई वो मूल्यांकन है, मूल्य ऐड हुआ ना आपकी लाइफ में। ठीक, तो भाई यहाँ पे मापन, मापन से बड़ी चीज आंकलन, और आंकलन से बड़ी चीज वो होती है मूल्यांकन। ठीक, ये होती है मूल्यांकन हमारी, आकलन प्लस मूल्य का निर्धारण, एनालिसिस प्लस जजमेंट। अगर अब हम बात करें आकलन के प्रकारों की, तो देखिए एक हो गया आपका फॉर्मल, औपचारिक तरीके से जो आप पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है। एक होता है अनौपचारिक तरीके से, जैसे साथ के साथ सवाल पूछ लिए बच्चों से, वो एक होता है प्लेसमेंट बेसलाइन इवेल्यूशन। प्लेसमेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको कितना आता है, वो कहलाता है आधार रेखा प्लेसमेंट बेसलाइन इवेल्युएशन। एक होता है फॉर्मेटिव जो हम साथ के साथ करते हैं, उसमें निर्माणात्मक भी उसे कहते हैं। समेटिव जो कि हम एंड में करते हैं, योगात्मक, संकलनात्मक और सारांशात्मक भी हम उसको कहते हैं। अगर हम बात करें हमारा और भी कि मूल्यांकन की विधियां कैसे हो सकती है, एक होता है मौखिक यानी बोल बोल के, ओरल टेस्ट ले लिए, वाइवा ले लिया। प्रैक्टिकल जो कि आप लैब में साइंस में यूज करते हैं। रिटन के अंदर भाई आप निबंध वाले प्रश्न लिखवा सकते हैं, आप जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखवा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ, जैसे कि आपका जो सीटेट की परीक्षा है उसमें 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू, वो एक तरीके का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, जो आपका यूपीएससी का मेंस होता है, ठीक है, जिसमें आप क्रिटिकल एसे लिखते हैं, तो वो एसे टाइप क्वेश्चन है, वो एक सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठ है, हर कोई अपनी राय उसके अंदर लिखता है। अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देखें तो इसमें सही गलत, यस नो, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें ऑप्शन हो, आपके बहुविकल्पीय एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे अगर हम बात करें कि मूल्यांकन का एक जो है ट्राइंगल है, उसको किसने दिया है? ब्लूम ने दिया है। सबसे पहले हमारे उद्देश्य होते हैं कि हमें मूल्यांकन करना है तो किस चीज का करना है, फिर उस तरीके से हम अनुभव देते हैं और फिर हम क्या करते हैं? मूल्यांकन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये त्रिभुज के 3 कोण भी कई बार आ जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें हमारा ये अधिगम का आंकलन जो योगात्मक कहलाता है, पूर्णतः शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि टीचर डिसाइड करता है किस चीज का जो है वो आंकलन करना है। टीचर क्या सीखा क्या नहीं,
अधिगम के लिए आकलन रचनात्मक होता है, इसमें फीडबैक होता है, स्टूडेंट की भूमिका बढ़ती है, टीचर मार्गदर्शक होता है, टीचर फीडबैक देता है, साथ के साथ पता चल जाता है कहाँ कमी है क्या नहीं। अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग ये डायग्नोस्टिक होता है, ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड होता है, टीचर की बहुत कम रोल होता है, टीचर और स्टूडेंट सहरचना करते हैं और सेल्फ और पीयर असेसमेंट इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट खुद कर लिया, पीयर असेसमेंट साथी ने कर लिया, ग्रुप असेसमेंट आपने एक साथ एक ग्रुप को एक साथ असेस कर रहे हैं, एक आपने इंडिविजुअल टेस्ट दिया है हर बंदे को और देख रहे हैं उसकी क्या प्रगति है, तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल असेसमेंट यानी व्यक्तिगत आंकलन। ठीक, अब हमारे एक अच्छे आंकलन, एक अच्छे उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती है। एक तो है वस्तुनिष्ठ, यानी कि अगर उस टेस्ट को मैं चेक करूं चाहे संजीव सर चेक करें, अगर सही गोले भरे हैं तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। एक होता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ये वो कहलाता है रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, यानी बारंबारता परिणामों की। तो अगर एक रिजल्ट बार बार आता है तो वो कहलाता है कि ये टेस्ट रिलायबल है। डिस्क्रिमिनेटरी, विभेदीकारिता, विभेदीकारिता का मतलब है आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ले रहे हैं, आप एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को, जिसमें आप ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन ले रहे हैं एवरेज बच्चों वाले, ठीक है, और भाई बाकी जो है कुछ हाई फाई क्वेश्चन ले रहे हैं जब आप पेपर बना रहे हैं, और कुछ जो है बहुत ही आसान से प्रश्न ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद आ गया वैलिडिटी, ये कहलाता है वैधता, जिस चीज को मापने के लिए बनाया है उस चीज को मापे। अगर पर्सनैलिटी का कोई टेस्ट है तो वो पर्सनैलिटी को मापे, इंटेलिजेंस का है इंटेलिजेंस को मापे, मैथ्स का है तो मैथ्स को मापे, प्रैक्टिकेबिलिटी भाई करने में कितना आसान है वो टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कि भाई सभी पक्षों को मापे, और कॉन्टिन्यूस जिसको आप लगातार ले सकते हैं। इसी से हमारा एक शब्द निकल कर आता है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस यानी कि लगातार साल भर आप जो है आंकलन करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एंड में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, अब दो टर्म होते हैं जिसमें FA1 FA2 10% का, और फर्स्ट टर्म SA1 30% का जो कि सितंबर में होता है। इसके बाद सेकंड टर्म FA3 10%, FA4 10% और समेटिव असेसमेंट 2 जो कि आपका फरवरी में होता है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिलकर 100% हो जाते हैं। आपका कंटिन्यूअस का मतलब हुआ साल भर, कॉम्प्रिहेंसिव की तीनों पक्षों का, यानी कि इसके अंदर आपका अफेक्टिव डोमेन जो कि आपका भावों से जुड़ा हुआ है उसका भी मूल्यांकन करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष जो कि आपका सोच चिंतन तर्क पढ़ाई शैक्षिक चीजों से जुड़ा हुआ है, और एक होता है साइकोमोटर, साइकोमोटर जुड़ा होता है आपका मनोगत्यात्मक पक्ष जो इसमें आप कौशल वगैरह सीखते हैं उससे। अब यहाँ पे हमारा को स्कोलास्टिक पार्ट 2 में आपका जीवन कौशल, वर्क एजुकेशन, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज, इन सब का जो है भाई वो मूल्यांकन किया जाता है। अगर हम बात करें ग्रेडिंग सिस्टम की तो एक CC रिपोर्ट कार्ड में हमारा 91 से 100 आता है तो ग्रेड A1 मिलता है, ग्रेड पॉइंट 10 मिलता है। 10-10 का फासला है, आप देख सकते हैं 81 से 90 A2, 71 से 80 B1, 61 से 70 B2, 51 से 60 C1, 41 से 50 C2, 33 से 40 D। तो मिनिमम D ग्रेड आना चाहिए पास होने के लिए। अगर ये E1 E2 आए तो भाई कंपार्टमेंट आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो किस चीज की अनुशंसा करती है, यहां से क्वेश्चन CTET में बिल्कुल आने वाला है। वो बात करती है भाई घूम के दिखाओ जरा, तो 360 डिग्री के मूल्यांकन की, कि बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि भाई हम मूल्यांकन कर देंगे, ठीक है, बच्चा जो है टीचर ने जो है भाई वो क्या कि असेसमेंट बाय टीचर्स, मगर अब के रिपोर्ट कार्डों में असेसमेंट बाय पेरेंट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, साथ ही मूल्यांकन करेगा वो भी है, और सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद का असेसमेंट करेगा वो भी इंक्लूडेड है। तीनों पक्षों को ध्यान में रखना है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ठीक है। बच्चे की लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड हो, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो जिसके अंदर बच्चे के काम का सारा लेखा जोखा होता है, शिक्षक द्वारा निर्मित, बच्चे की इनपुट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हर बच्चे का अपना न्यारा, ठीक। कंप्लीटली रीडिजाइन बाय स्टेट्स यूटीज अंडर गाइडलाइंस फ्रॉम परख, NCERT एंड SCERT। स्कूल बेस्ड असेसमेंट को यूज किया जाता है क्योंकि इसमें डर नहीं लगता, जो बाहर से बोर्ड परीक्षा होती है वो एक डर बिठाती है बच्चों के, ठीक है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर से बच्चा मॉनिटर कर सकता है कि भाई पहले वो कैसे कर रहा था अब कैसे कर रहा है, ठीक है। मल्टी लेयर्ड और मल्टी
सोर्सेज को यूज किया जाता है आपका आंकलन के लिए। ये मल्टी वर्ड ना बड़ा पॉजिटिव सेंस में आता है सीटेट में, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ एक वीडियो और असेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका मन्नू राठी यूट्यूब। थैंक यू।